जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश अर्थात हृदय प्रदेश के जिले जबलपुर को। दोस्तों हम जबलपुर को ट्रिक से पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जबलपुर में जबलपुर से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि उनको ट्रिक से पढ़ना आसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जबलपुर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, जबलपुर को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज के पॉइंट बना लिए हमने और उसके आधार पर पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन हमारे किसी भी दृष्टि से गलत ना हो, गलत होने की संभावना ही ना हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो भी वीडियो देख रहे हैं शुरू से अंत तक जरूर देखना, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जबलपुर को पढ़ने के लिए हमने इसको विभिन्न भागों में विभाजित कर लिया है। ये देखते हैं हम कि जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे जबलपुर का इतिहास और भूगोल की जबलपुर के इतिहास और भूगोल से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, पढ़ेंगे हम दोस्तों जबलपुर में मध्य प्रदेश के शिक्षा के आयाम, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2011 की जनगणना से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम जबलपुर में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं जिनसे कि क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि जबलपुर में स्थित है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख मुख्यालय और कार्यालय जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम जबलपुर में परिवहन एवं संचार के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों जबलपुर के वह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल देखेंगे जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम जबलपुर का इतिहास और भूगोल। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास हम छोटे रूप में देखेंगे, ज्यादा विस्तृत नहीं देखेंगे दोस्तों, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उतना ही देखेंगे बस। दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि जबलपुर का नाम जबलपुर कैसे पड़ा। तो दोस्तों जवाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इस जिले का नाम क्या पड़ा, जबलपुर। ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल है कि जवाली ऋषि की तपोभूमि थी जबलपुर, इसलिए इसका नाम उनके नाम पर क्या रख दिया, जवालीपुरम अर्थात जबलपुर रख दिया गया। जवालीपुरम से कालांतर में क्या पड़ गया, जबलपुर पड़ गया। ठीक है दोस्तों, तो जवाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इस जिले का नाम क्या पड़ गया, जबलपुर पड़ गया। इसके बाद हम बात करें दोस्तों जबलपुर को और किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहा जाता है। क्यों इसको संस्कार धानी कहा जाता है दोस्तों, तो हम देखें जबलपुर में कोई भी उत्सव हो, चाहे वो दुर्गा उत्सव हो या अन्न उत्सव हो या दशहरा हो, बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों हमारे भारत में सबसे अच्छा दशहरा मनाया जाता है कोलकाता में, उसके बाद देखा जाए तो दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा दशहरा हमारे कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, जबलपुर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से जबलपुर को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों जबलपुर को संस्कारधारी नाम किसने दिया, तो दोस्तों जबलपुर को आचार्य विनोबा भावे ने संस्कारधानी नाम दिया है। आचार्य विनोबा भावे ने जबलपुर को क्या नाम दिया है, संस्कारधानी नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक बात और है दोस्तों कि जबलपुर को गुंडों का शहर किसने कहा है। तो जबलपुर को गुंडों का शहर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, गुंडों का शहर कहा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज भी याद रख लेना कि जबलपुर को गुंडों का शहर किसने कहा है, तो जबलपुर को गुंडों का शहर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। जब वो एक बार जबलपुर आए थे तो उस समय जबलपुर में काफी दंगे फसाद चल रहे थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जबलपुर को क्या कह दिया, गुंडों का शहर। इसके बाद महाकौशल अंचल में आने के कारण दोस्तों जबलपुर को क्या कहा जाता है, महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जबलपुर को महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको न्यायिक राजधानी, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों जो हमारा जबलपुर है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो जो हमारा जबलपुर है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। किसमें स्थित है, विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और यह किस नदी के तट पर है, तो दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, वही लिखा है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए दोस्तों और थोड़ा सा आगे देखते हैं हम और किस उपनाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जबलपुर को संगमरमर की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है, इसको बोल सकते हैं मार्बल सिटी। ठीक है दोस्तों, तो संगमरमर नगरी मार्बल सिटी के उपनाम से जाने जाने वाला जबलपुर ऐतिहासिक और पुरातत्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो हम ऐतिहासिक देख रहे हैं, तो आगे पता चल जाएगा कि पुरातत्विक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो
जबलपुर जो है संगमरमर नगरी और मार्बल सिटी उपनाम से भी जाना जाता है और जबलपुर का ऐतिहासिक और पुरातत्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण यह नगर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें जबलपुर जिला जो है, जबलपुर जिले में जबलपुर संभाग का मुख्यालय और जिला मुख्यालय दोनों स्थित है, अर्थात जबलपुर में जो है संभाग मुख्यालय और जिला मुख्यालय दोनों ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद हम बात करें दोस्तों, जबलपुर में कुल कितने तालाब थे दोस्तों? 52 तालाब थे। कितने तालाब थे? जबलपुर में 52 तालाब थे, जिसमें से कुछ अब शेष बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही लिखा है कि 52 तालों का सुंदर नगर जबलपुर प्राकृतिक सुंदरता के कारण 12वीं शताब्दी में गोंड राजाओं की राजधानी बना। ठीक है, तो दोस्तों 52 तालों मतलब 52 तालाब, ठीक, 52 तालाब से सुंदर और प्राकृतिक सुंदरता के कारण 12वीं शताब्दी में जो जबलपुर गोंड राजाओं की राजधानी बना। ठीक है, 52 तालाबों की सुंदरता थी इसके अंदर और प्राकृतिक सुंदरता थी, जिसके कारण गोंड राजाओं ने इसे 12वीं शताब्दी में क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है दोस्तों, इन 52 तालों में से कुछ ही ताल अब शेष बचे हैं। ठीक है दोस्तों, 52 तालों को पढ़ना आसान तो नहीं है, बट दोस्तों क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन टफ करने के लिए वो क्या कर देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे अभी ये 2017-18 एमपी फॉरेस्ट में उन्होंने पूछ लिया था कि हनुमान ताल कहाँ है, अर्थात हनुमान तालाब कहाँ पर है। तो हनुमान ताल कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर में है। ठीक है दोस्तों, जैसे रानी ताल, हनुमान ताल, सूपा ताल, ठीक, तो ये ताल कहाँ पर है दोस्तों? हमारे जबलपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गोंड राजाओं की बात कर रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ गोंड राजाओं को देख लेते हैं हम, ठीक, कि गोंड राजाओं ने जबलपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पर कुछ राजाओं ने कुछ ना कुछ तो काम अवश्य किया होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करें कि 1116 ईस्वी में गोंड राजा मदन शाह ने यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया या महल का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहते हैं? हम मदन महल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले यह क्या था? एक गोंड महल था। ठीक, तो वही लिखा है कि 1116 ईस्वी में गोंड राजा मदन शाह ने मदन महल का निर्माण करवाया था। यह पुराना गोंड महल था। ठीक है दोस्तों, तो मदन महल हमारा कहाँ पर है? जबलपुर में है, जिसका निर्माण किसने करवाया है? गोंड राजा मदन शाह ने करवाया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, 1500 ईस्वी के आसपास यहाँ पर गोंड राजा संग्राम शाह ने संग्राम सागर ये भी ताल ही है दोस्तों, एक संग्राम सागर और बाजना मठ का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, तो 1500 ईस्वी के आसपास गोंड राजा संग्राम शाह ने जबलपुर में संग्राम सागर और बाजना मठ का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, यहाँ बाजना मठ में शनिदेव की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक अभियान और देख लेते हैं, गढ़कटंगा या गोंडवाना अभियान। गढ़कटंगा या गोंडवाना अभियान क्यों देख रहे हैं दोस्तों? क्योंकि जो इसकी राजधानी थी चौरागढ़, वो कहीं ना कहीं जबलपुर से संबंधित है। और दूसरी चीज दोस्तों, जो जबलपुर में हम रानी दुर्गावती का नाम सुनते हैं, तो दुर्गावती भी इस अभियान से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं गोंडवाना या गढ़कटंगा अभियान जो कि अकबर ने कब किया था दोस्तों? 1564 ईस्वी में किया था। यहाँ पर हारने वाला शासक कौन था दोस्तों? वीर नारायण था, जो कि पुत्र था रानी दुर्गावती जी का, अर्थात वीर नारायण जो एक अल्प आयु पुत्र था, इसकी संरक्षिका कौन थी? दुर्गावती थी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? आसफ खां कर रहा था। क्यों कर रहा था आसफ खां? क्योंकि उस समय अकबर जो है अजूबेकों के विद्रोह को दबाने में लगा हुआ था, इसलिए वो इस अभियान में नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं हम थोड़ा सा। 1564 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना के गढ़कटंगा राज्य को जीता, जिसकी राजधानी जबलपुर के पास चौरागढ़ थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्यों पढ़ रहे हैं जबलपुर में? क्यों? क्योंकि इसकी जो राजधानी थी वो जबलपुर के पास क्या थी? चौरागढ़ थी। और इसकी शासिका जो थी दोस्तों, महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी। ठीक है दोस्तों, ये महोबा की क्या थी? ये राजकुमारी थी। लेकिन गढ़कटंगा की रानी कैसे बनी? इनका विवाह हुआ था दलपत शाह से। दलपत शाह वहां का क्या था? राजा था। ठीक है, तो उनकी मृत्यु के पश्चात वहां की शासन की बागडोर कौन संभाल रही थी? रानी दुर्गावती संभाल रही थी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जो गढ़कटंगा गोंडवाना राज्य था, एक स्वतंत्र राज्य था। इस पर राजा दलपत शाह की विधवा रानी दुर्गावती के संरक्षण में अल्प आयु पुत्र वीर नारायण का शासन था। ठीक है दोस्तों, तो अल्प आयु पुत्र वीर नारायण का शासन था। तब उस समय अकबर ने क्या कर दिया? आसफ खां के नेतृत्व में गढ़कटंगा अभियान कर दिया, जिसमें युद्ध हुआ। तो वीर नारायण की तरफ से कौन लड़ रही थी? उनकी माँ और रानी दुर्गावती मुगलों से लोहा ले रही थी। तब क्या होता है? गढ़कटंगा में आसफ खां की सेना रानी दुर्गावती को चारों ओर से घेर लेती है और रानी दुर्गावती की सारी सेना समाप्त हो जाती है। ठीक है, तब रानी दुर्गावती अकेली पड़ जाती है। तो रानी दुर्गावती
अपने शौर्यपूर्ण बलिदान के लिए क्या करती हैं, अपनी कटार निकालती हैं और अपनी कटार से स्वयं को देश के लिए समर्पित कर देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अर्थात यहाँ पर जीत किसकी होती है, अकबर की होती है। किसकी होती है, अकबर की। अकबर की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों, आशफ खां कर रहा था। कौन कर रहा था, आशफ खां। और यहाँ पर हार किसकी होती है, रानी दुर्गावती की होती है। ठीक है दोस्तों, वही लिखा है आगे की गढ़कंडंगा पर विजय अभियान आशफ खां के नेतृत्व में शुरू हुआ था। क्यों, क्योंकि उस समय अकबर जो था उज्बेकों के विद्रोहों का सामना कर रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रानी दुर्गावती के बलिदान के पश्चात उनकी समाधि भी जबलपुर में निर्मित करनी थी। तो दोस्तों रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो कहाँ पर है, वरेरा ग्राम जबलपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आता है कि रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है। तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है दोस्तों, वरेला ग्राम जबलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा और देखते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो हम बात करें दोस्तों, जबलपुर को पूर्व में त्रिपुरी नाम से जाना जाता था। त्रिपुरी नाम से इसे कब जाना जाता था, जब यहाँ पर है वंश का शासन था। ठीक है दोस्तों, वही लिखा है कि जबलपुर को पूर्व में त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था जब यहाँ पर है वंश का शासन था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें आगे दोस्तों कि राजपूत काल में त्रिपुरी जो था कलचुरी वंश की राजधानी था। इससे भी दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कलचुरी वंश की राजधानी क्या है। तो कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है, राजपूत काल में त्रिपुरी जो है कलचुरी वंश की राजधानी रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों हम बात करें कि मराठों ने जबलपुर को अपना मुख्यालय कब बनाया था। तो दोस्तों मराठों ने 1781 के बाद ही जबलपुर को अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो 1781 के बाद मराठों ने जबलपुर को अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है, इसके बाद हम देखें दोस्तों कि जबलपुर में गन गैरेज फैक्ट्री के पास शिमला की पहाड़ियां हैं जहां से डायनासोर के क्या मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण इसका अपना एक विशेष महत्व है। ठीक है, और इन अवशेषों को किसने खोजा था दोस्तों, विलियम शिलीमैन ने खोजा था। और इन अवशेषों को कहाँ रखा गया है, लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में संग्रहित करके रखा है, जो अभी वर्तमान में संग्रहित भी है। ठीक है दोस्तों, तो वही लिखा है कि जबलपुर की गन गैरेज फैक्ट्री के पास शिमला पहाड़ियों में डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं और इन जीवाश्मों के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र का विशेष महत्व है। ठीक है दोस्तों बात करें कि इन अवशेषों को खोजा किसने था। तो यह अवशेष 1828 ईस्वी में विलियम स्लीमैन द्वारा खोजे गए, जो कि वर्तमान में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में संग्रहित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद जो हो गया दोस्तों हमारा क्या, पुरातात्विक महत्व। ठीक है, ऐतिहासिक तो देख ही रहे थे और पुरातात्विक महत्व भी देख लिया। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, जो हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम है वो कौन सा है दोस्तों, जबलपुर है। ठीक, मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम कौन सा है दोस्तों, जबलपुर। जिसे कब गठित किया गया या कब नगर निगम बनाया गया, 1864 में। वही लिखा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम का गठन 1864 में जबलपुर में किया गया। अर्थात मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम कौन सा है दोस्तों, जबलपुर, जिसे 1864 में गठित किया गया। इसके बाद हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर नोट करके हम देख लेते हैं, नोट करके देख रहे हैं, ग्रीन कलर के पेन से था, जबलपुर से बाहर का देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में भी समझाया था और अभी भी समझा देते हैं कि यदि हम ग्रीन कलर के पेन से लिख रहे हैं तो वो जबलपुर से बाहर का है। ठीक है, वो फैक्ट कहाँ से है, जबलपुर से नहीं है, जबलपुर से बाहर का होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखा हमने मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम। वहीं पर देख लेते हैं हम कि भारत का प्रथम नगर निगम कौन सा है। तो दोस्तों भारत का पहला नगर निगम है मद्रास, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1687 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, मद्रास को भी वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, चेन्नई नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम जबलपुर, भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास, जो अभी वर्तमान में चेन्नई नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखें दोस्तों, भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ पर मनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों भारत का पहला झंडा सत्याग्रह जबलपुर में हुआ था, कब, 1923 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इसके बाद दोस्तों कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होते थे उसमें से वर्ष 1939 में
त्रिपुरी में भी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी अर्थात जबलपुर में भी अधिवेशन हुआ था। इसको देखने के पहले थोड़ा सा हम 1938 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर नोट करके हमने ग्रीन कलर के पेन से लिखा है, मतलब जबलपुर के बाहर का लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो 1938 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्ष 1938 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो कि कहाँ पर होता है, हरिपुरा में, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात क्या होता है दोस्तों, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो चुनाव लड़ते हैं दोस्तों, तो इनका कोई ना कोई अपोजिट उम्मीदवार भी होगा। तो इनके विरोध में जो उम्मीदवार थे वो थे पट्टाभी सीतारामैया, जो कि किसकी ओर से चुनाव लड़ रहे थे, गांधी जी की पसंद या बोले गांधी जी की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी की पसंद कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया, जो कि किसके विरोधी थे, सुभाष चंद्र बोस के, एक प्रकार से मतलब अपोजिट साइड में चुनाव लड़ रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बन जाते हैं और पट्टाभी सीतारामैया क्या हो जाते हैं, यहाँ पर चुनाव हार जाते हैं। ठीक, तो इस हार को गांधी जी ने अपनी हार बताया दोस्तों। ठीक, अब क्या होता है दोस्तों, चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने थे, लेकिन गांधी जी ने कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया था। ठीक, जब उन्होंने नाम सुझाने से इनकार कर दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इनके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, वही और कुछ नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं कि 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बने। वे गांधी जी के पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए। ठीक है, अर्थात यहाँ पर पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार गए। ठीक, और गांधी जी की पसंद थे ये। ठीक, तो बात करें दोस्तों कि गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को क्या बताया, अपनी हार बताया दोस्तों। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने थे या कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया था, लेकिन गांधी जी ने कोई भी नाम सुझाने से क्या कर दिया दोस्तों, इनकार कर दिया। जब गांधी जी ने कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया और जब इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इसकी रिक्ति को भरने के लिए किसी न किसी को अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या बन सकता है, 1939 का कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो त्रिपुरी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, यहाँ पर इन्होंने किसको हराया था, पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के पश्चात किसको अध्यक्ष बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं दोस्तों, हम नोट करके देख रहे हैं, था जबलपुर से बाहर का देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब इन्होंने यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तब उसके पश्चात उन्होंने 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के पश्चात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और क्या कर दिया, अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया। साथ ही साथ कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें 3 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के पश्चात क्या किया कांग्रेस ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा बंगाल की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से भी उनको हटा दिया गया। साथ ही साथ कहा गया कि 3 वर्षों तक ये कांग्रेस के किसी भी पद के लिए योग्य ना होंगे, अर्थात इनको अयोग्य घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों हमने जबलपुर का जो है इतिहास और भूगोल पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा। अब देखते हैं हम दोस्तों कि जबलपुर में शिक्षा के आयाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों देखते हैं कि हम जबलपुर में कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थित हैं। तो दोस्तों
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जबलपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई है? 1957 में स्थित की गई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जब विश्वविद्यालय की बात आ रही है तो दोस्तों हम देख लेते हैं यहीं पर मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब की गई? 1946 में की गई है। ठीक है दोस्तों, इसी 1946 को यदि हम अपोजिट कर देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा? 1964। तो देखते हैं हम दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? हमारा जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई है? 1964 में की गई है। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर है? हमारा जबलपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई? 1964 में की गई है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? इसकी विशेषता ये है दोस्तों कि यह मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। क्या है? मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई? 1964 में की गई है। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश का पहला देखा है तो यहीं पर हम देख लेते हैं कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1960 में। तो भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा हो गया दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? पंतनगर उत्तराखंड में, जिसकी स्थापना कब की गई? 1960 में की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों नाना देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर में, जिसकी स्थापना कब की गई? 2010 में की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखें दोस्तों कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जबलपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 2013 में की गई है। इसके बाद हम देखें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सुभाष चंद्र बोस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दोस्तों हमारा कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई है? 1995 में की गई है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम किसान महाविद्यालय भी कहाँ पर स्थापित किया गया? जबलपुर में स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, जिनकी स्थापना देखनी थी हमें, जिनकी स्थापना के सन मुख्य थे उनको देख लिया हमने, जिनकी स्थापना के सन मुख्य नहीं उनको हम नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम किसान महाविद्यालय जबलपुर में स्थापित किया गया। इसके बाद हम बात करें थल सेना का शस्त्र स्कूल भी हमारा कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर में। थल सेना का शस्त्र स्कूल कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर में। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भी हमारे कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जबलपुर में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कृषि अभियांत्रिक महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिक महाविद्यालय भी कहाँ पर स्थित है हमारा दोस्तों? जबलपुर में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों हार्टिकल्चर महाविद्यालय भी कहाँ पर है दोस्तों? हमारा जबलपुर में स्थित है। साथ ही साथ कहाँ पर है? मंदसौर में भी स्थित है। हार्टिकल्चर महाविद्यालय एक जबलपुर में स्थित है दोस्तों, तो एक कहाँ पर है? मंदसौर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये शिक्षा के तो दोस्तों हमने शिक्षा के आयाम देख लिए दोस्तों एक चीज को हम करेक्ट कर लेंगे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इसकी स्थापना 1955 में ही हुई है। इससे पहले मैंने बाय मिस्टेक गलती से 1955 को 1995 बोल दिया था। ठीक है दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1955 में ही हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? जबलपुर है। कौन सा है दोस्तों? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर के साथ साथ और साक्षरता वाले जिले देख लेंगे हम। ठीक है, जो जिनकी साक्षरता कहीं ना कहीं अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो बात करें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, जिसका हम कोड क्या कर लेंगे दोस्तों? जय भाभी। इसका कोड किया हमने जय भाभी। इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों यदि हमारे घर में नई नई पढ़ी लिखी भाभी आती है तो हम क्या बोलते हैं? भाभी की जय हो। ठीक है, पढ़ी लिखी भाभी क्या हो? जय हो। ठीक है, तो बस उसी से याद कर लेंगे जय भाभी। ठीक, तो जा से जबलपुर, ई से इंदौर, भा से भोपाल और बा से बालाघाट। अर्थात सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है मध्य प्रदेश में? जबलपुर, फिर उससे थोड़ी सी कम इंदौर, फिर उससे थोड़ी सी कम भोपाल और फिर उससे थोड़ी सी कम किसकी है? बालाघाट की। यदि परसेंटेज में देखें दोस्तों तो 81.1% है जबलपुर की साक्षरता, 80.9% है इंदौर की साक्षरता और 80.4% भोपाल की साक्षरता है और बालाघाट की साक्षरता कितनी दोस्तों? 77.1% है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर हमने सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले देखे हैं दोस्तों। तो यहीं पर हम न्यूनतम साक्षरता वाले जिले भी देख लेते हैं दोस्तों। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले
इनको याद रखने के लिए दोस्तों हम कोड करेंगे आजब से। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो दोस्तों हम देखते हैं कि क्लास में जो बच्चा पढ़ता नहीं है, जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो पीछे बैठ जाता है और पीछे बैठे बैठे धीरे से क्या करता है, सोता रहता है, अर्थात क्या कर लेता है, झपकी मार लेता है, धीरे से सो लेता है अर्थात झपकी मार लेता है। ठीक है, तो झपकी से याद रखेंगे हम आजब से। तो आज से हो जाएगा हमारा अलीराजपुर, झा से झाबुआ, बा से बड़वानी और शाह से श्योपुर। ठीक है दोस्तों, इनका प्रतिशत देखें दोस्तों कितनी साक्षरता है न्यूनतम। दोस्तों तो बात करें अलीराजपुर की, मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ठीक, तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला है, जिसकी साक्षरता कितनी है दोस्तों, 36.1%। फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा है झाबुआ की 43.3%। फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा है 49.1%। बड़वानी की फिर उससे थोड़ी सी कम है 57.4% श्योपुर की। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों हम आगे देखें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों, जबलपुर ही है। ठीक है, इंदौर और जबलपुर की पुरुष साक्षरता समान है दोस्तों। ठीक है, इसका भी कोड हमारा जई भाभी होगा दोस्तों। देखें हम, जा से जबलपुर, ई से इंदौर, भा से भोपाल, बा से बालाघाट। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट। ठीक है, जबलपुर की सर्वाधिक साक्षरता है दोस्तों 87.3% और इंदौर की साक्षरता भी है 87.3%। ठीक है दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन में इंदौर और जबलपुर में से एक ही होगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो पुरुष साक्षरता है वो समान है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम भोपाल की बात करें तो भोपाल की साक्षरता प्रतिशत कितना है दोस्तों, 85.4%। और बालाघाट की साक्षरता पुरुष साक्षरता कितनी है दोस्तों, 85.4%। इन दोनों की भी क्या है, समान है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने अधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले देखे, तो यहीं पर हम मध्य प्रदेश की न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले भी देख लेंगे वर्ष 2011 की गणना के अनुसार। तो इसका कोड भी क्या होगा दोस्तों, आजब से होगा। आज से अलीराजपुर, झा से झाबुआ, बा से बड़वानी। ठीक है, तो अलीराजपुर की जो पुरुष साक्षरता है दोस्तों वो कितनी है, 42% है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे कम है। इसके बाद थोड़ी सी ज्यादा है किसकी, झाबुआ की 52.9%। फिर इससे थोड़ी सी ज्यादा है बड़वानी की 55.7%। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये देख लीजिए वर्ष 2011 की जनगणना से बनने वाले क्वेश्चन जबलपुर से संबंधित। चलिए इसके बाद हम देखें दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में पाए जाने वाले खनिज और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जबलपुर से। जैसे क्वेश्चन आ गया कि मध्य प्रदेश में सुरमा का उत्पादन कहाँ से होता है, तो जबलपुर से होता है। सैलखड़ी का उत्पादन कहाँ से होता है, जबलपुर से होता है। शुद्ध संगमरमर का उत्पादन कहाँ से होता है, जबलपुर से होता है। डोलोमाइट सर्वाधिक कहाँ पर मिलता है, भाई जबलपुर में मिलता है। ठीक, अग्नि मिट्टी भी सर्वाधिक कहाँ से उत्पादित होती है, जबलपुर से होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिट्टी भी कहाँ से मिलती है दोस्तों, तो जबलपुर, ग्वालियर, रीवा से मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले, मध्य प्रदेश के जबलपुर में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। ठीक है दोस्तों, हम बात करें सुरमा का उत्पादन कहाँ से होता है या सुरमा कहाँ मिलता है दोस्तों, जबलपुर जिले में मिलता है। ठीक है, सुरमा जो हम आंख में लगाते हैं दोस्तों, तो सुरमा मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलता है, तो जबलपुर जिले में मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें कि सैलखड़ी या इसको बोलते हैं टास्क, इसका उत्पादन कहाँ से होता है, तो जबलपुर से उत्पादन होता है इसका। ठीक है दोस्तों, सैलखड़ी का उपयोग क्या है दोस्तों, तो क्रीम और पाउडर बनाने में हम सैलखड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सैलखड़ी का उत्पादन कहाँ से होता है, जबलपुर से होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों कि शुद्ध संगमरमर मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है, तो शुद्ध संगमरमर दोस्तों मध्य प्रदेश में जबलपुर में मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक डोलोमाइट का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक डोलोमाइट का उत्पादन जबलपुर में होता है। ठीक है दोस्तों, यदि चूने में दोस्तों 10% से अधिक मैग्नीशियम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं, डोलोमाइट बोलने लगते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखें दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अग्नि मिट्टी भी कहाँ पर मिलती है दोस्तों, जबलपुर में मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें भारत में सर्वाधिक चीनी मिट्टी का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिट्टी का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश में लमेटा पहाड़ियों जो कि कहाँ पर है, जबलपुर, के औलिन पहाड़ी जो कि कहाँ पर है, ग्वालियर, और कटौली क्षेत्र जो कि कहाँ पर है, रीवा में। यहाँ पर दोस्तों चीनी मिट्टी मिलती है। ठीक है, तो चीनी मिट्टी कहाँ पर मिलती है दोस्तों, जबलपुर की लमेटा पहाड़ियों में, ग्वालियर के औलिन पहाड़ी में, और रीवा के कटौली क्षेत्र में यहाँ पर चीनी मिट्टी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये खनिज हो गए जबलपुर के। अब इसके बाद देखें हम दोस्तों जबलपुर में स्थित प्रमुख अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर कौन सा संस्थान अनुसंधान केंद्र है, तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र,
अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर है? जबलपुर। और जबलपुर में कहाँ पर है? जबलपुर के खमरिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान हो गई। इसके बाद हम बात करें दोस्तों भारत का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों इन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान से बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको एक ही जगह पर लिख के मैं लाया हूं ताकि आप बड़ी आसानी से याद कर लें। ठीक है दोस्तों, तो इनको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर में। जब इसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है तो इसका मुख्य कार्यालय कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम देख लेते हैं भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून। देहरादून कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है तथा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान IIIDM कहाँ पर है दोस्तों? हमारा जबलपुर में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? हमारा जबलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? हमारा जबलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? हमारा जबलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखें दोस्तों राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं रेडीमेड गारमेंट एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? हमारा जबलपुर में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नव आरक्षक और या प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान छठी वाहिनी कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों होमगार्ड पैरा पुलिस फोर्स मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? हमारा जबलपुर में ही स्थित है। चलिए इसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही एक आदर्श महिला जेल की स्थापना की गई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आदर्श महिला जेल की स्थापना कहाँ पर की गई दोस्तों? जबलपुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र, मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई दोस्तों? जबलपुर में की गई है। ठीक है दोस्तों जबलपुर का सामरिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व है। ठीक है दोस्तों, जबलपुर का सामरिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैवी व्हीकल कारखाना, गन गैरेज फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो जबलपुर में हैवी व्हीकल कारखाना, गन गैरेज फैक्ट्री एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी स्थित है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गए अनुसंधान और प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख संगठन या संस्थानों के कार्यालय मुख्यालय जबलपुर में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो जबलपुर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यही लिखा है कि जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है, इसलिए इसे प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1956 में, जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था जिस वर्ष, उसी वर्ष हमारे उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों जो उच्च न्यायालय का भवन है। ठीक है, तो जबलपुर उच्च न्यायालय का जो भवन है वो है पाश्चात्य और इटालियन कला का नमूना है। ठीक है, जो जबलपुर उच्च न्यायालय का भवन है वह पाश्चात्य और इटालियन कला का नमूना है। ठीक है दोस्तों हम बात करें इस इमारत का निर्माण क्यों किया गया था दोस्तों, तो हम बता दें इस इमारत का जो निर्माण है सेठ गोकुलदास की शादी के लिए किया गया था। ठीक है, बाद में इसे उच्च न्यायालय का भवन बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में जो उच्च न्यायालय का भवन है इसका निर्माण क्यों किया गया था? इस इमारत को सेठ गोकुलदास की शादी के लिए तैयार किया गया था या बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों हमारा जो वर्तमान में उच्च न्यायालय का भवन है इसकी डिजाइन किसने तैयार की थी? हेनरी इरविन ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी? हेनरी इरविन ने तैयार की थी। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से संबंधित चीजें और देख लेते हैं यहीं पर जब उसको देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करें जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है उसकी मुख्य पीठ तो जबलपुर में स्थित है, लेकिन इसकी खंडपीठ कहाँ कहाँ पर स्थित है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं बार बार। क्या होता है क्वेश्चन, कभी कभी
एग्जाम में क्या होता है कि वो पूछ लेते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है। तो बच्चे क्या करते हैं, आंसर ग्वालियर लगा देते हैं या इंदौर, कि ये नहीं देखते हैं कि उसने मुख्य पीठ पूछा है या खंडपीठ पूछा है। तो मुख्य पीठ कहाँ पर है हमारी, जबलपुर में, लेकिन खंडपीठ कहाँ पर है, इंदौर ग्वालियर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 1959 में इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ स्थापित की गई। ठीक है, 1959 में इंदौर ग्वालियर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्माण किया गया। ठीक, वर्तमान में इसकी एक और खंडपीठ प्रस्तावित है कहाँ पर, भोपाल में। अभी इसकी 2 ही खंडपीठ है, एक इंदौर और एक ग्वालियर, और एक प्रस्तावित कहाँ पर, भोपाल में। चलिए इसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे हैं। कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है दोस्तों एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य भी किया है। ठीक है दोस्तों, तो एकमात्र भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है वो कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, तो पहली महिला न्यायाधीश है सरोजनी सक्सेना। ठीक है दोस्तों, चलिए और कार्यालय मुख्यालय देखते हैं थोड़े से हम। तो दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय दोस्तों जबलपुर में ही स्थित है। इसके बाद हम दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जबलपुर में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और हम आगे बढ़े कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, हमारे जबलपुर में ही स्थित है। जिसकी स्थापना कब की गई थी, वर्ष 2003 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये गए मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित प्रमुख संगठन या संस्थानों के कार्यालय या मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम खेल के बारे में और देख लेते हैं कि खेल से संबंधित कौन कौन सी चीजें जबलपुर में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1946 में जबलपुर में तो की गई थी, लेकिन इसके कार्यालय को वर्ष 1998 में इंदौर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, तो वही लिखा है दोस्तों, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में जबलपुर में की गई, लेकिन इसे वर्ष 1998 में इंदौर में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में जबलपुर में की गई थी, लेकिन वर्ष 1972-73 में से इंदौर में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, वही लिखा है मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में जबलपुर में की गई थी, लेकिन वर्ष 1972-73 में इसे इंदौर में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों रानीताल क्रिकेट स्टेडियम और साइकिलिंग वेलोड्रम की नींव 1999 में कांग्रेस के शासनकाल में कहां पर रखी गई, जबलपुर में रखी गई। ठीक है दोस्तों, तो रानीताल क्रिकेट स्टेडियम और साइकिलिंग वेलोड्रम हमारा कहां पर है, जबलपुर में स्थित है, जिसकी नींव वर्ष 1999 में कांग्रेस के शासनकाल में कहां पर रखी गई थी, जबलपुर में रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों एक चीज और देख लेंगे हम कि पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जो है हमारा कहाँ पर है दोस्तों, ये भी हमारा जबलपुर में ही स्थित है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जबलपुर में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में। ठीक है दोस्तों, तो ये जबलपुर में स्पोर्ट्स से बनने वाले क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं जबलपुर में परिवहन एवं संचार के बारे में। ठीक है दोस्तों, परिवहन एवं संचार के बारे में। ठीक है, परिवहन में दोस्तों हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर जो हमारी रेल वगैरह हो गई या फिर हमारी वायु सेवा हो गई, इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर हम यहाँ पर केवल राष्ट्रीय राजमार्ग देखेंगे कि जबलपुर से कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। और संचार में बात करें दोस्तों तो हमारी आकाशवाणी हो गई, समाचार पत्रों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात करें थोड़ी सी, हम पहले
समाचार पत्रों की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी हम मध्य प्रदेश के प्रथम समाचार पत्रों की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का जो पहला समाचार पत्र है वो कौन सा है? ग्वालियर अखबार है। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र जो है ग्वालियर अखबार है, जिसका प्रकाशन 1840 में ग्वालियर से हुआ। यह कैसा पेपर था? यह किस भाषा का पेपर था? यह उर्दू भाषा का पेपर था और यह एक साप्ताहिक पेपर था। ठीक है दोस्तों, तो वही लिखा है कि जो मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है वह ग्वालियर अखबार है। यह समाचार पत्र 1840 में ग्वालियर से प्रकाशित हुआ, जो कि उर्दू का साप्ताहिक समाचार पत्र था। अर्थात यह पहला समाचार पत्र है मध्य प्रदेश का, लेकिन इसकी भाषा क्या थी? उर्दू, और एक कैसा था? साप्ताहिक था, दैनिक नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो उर्दू भाषा का हो गया, लेकिन ये मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है। यदि क्वेश्चन आता है केवल सिंपल सा कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है? ग्वालियर अखबार। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र। भाई पहला ग्वालियर अखबार था, लेकिन वो उर्दू भाषा में था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? मालवा अखबार है, जिसका प्रकाशन 1948 में इंदौर से हुआ था। लेकिन दोस्तों यह भी साप्ताहिक था, वही लिखा है मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र मालवा अखबार है, इसका प्रकाशन 6 मई 1948 में इंदौर से हुआ, जो कि एक साप्ताहिक था, दैनिक नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र और दैनिक समाचार पत्र, अर्थात वो हिंदी में भी छपता था और प्रतिदिन आता था। ठीक है, इससे पहले जो मालवा अखबार था वो साप्ताहिक था, हिंदी में तो छपता था लेकिन वो कैसा था? साप्ताहिक था। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों हमारा नवजीवन समाचार पत्र है। कौन सा तो नवजीवन समाचार पत्र। ठीक है, यह समाचार पत्र 1939 में इंदौर से प्रकाशित हुआ। कहां से हुआ? इंदौर से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आता है मान लो मध्य प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? नवजीवन समाचार पत्र, जो कि कहां से प्रकाशित होता है? इंदौर से। और यदि दोस्तों आता है मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र, दैनिक नहीं पूछे, उसने केवल लिख दिया क्वेश्चन में मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र, तो आंसर हो जाएगा मालवा अखबार। और यदि क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र, यदि कोई भाषा नहीं लिखी है तो वो कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर अखबार। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जबलपुर के समाचार पत्रों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करें जबलपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था प्रदीप। कौन सा होता था? प्रदीप। इसके बारे में विशेषता क्या है? तो दोस्तों यह पहला सांध्य दैनिक समाचार पत्र था, अर्थात जो शाम को आता था और प्रतिदिन आता था, शाम को निकलता था और प्रतिदिन संपादित होता था। ठीक है दोस्तों, तो वही लिखा है मध्य प्रदेश का पहला सांध्य दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? प्रदीप। इसका संपादन जबलपुर से 1950 में मोहन सिन्हा ने किया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला सांध्य दैनिक समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? प्रदीप, जिसका संपादन किसने किया है? मोहन सिन्हा ने किया है। कब से इसका संपादन हुआ है? 1950 से। और कहां से हुआ है? जबलपुर से। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करें शुभचिंतक समाचार पत्र का प्रकाशन जबलपुर से राम गुलाम अवस्थी द्वारा किया गया। ठीक है, तो शुभचिंतक समाचार पत्र कहां से निकाला जाता था दोस्तों? जबलपुर से निकाला जाता था। इसके संपादक कौन थे? राम गुलाम अवस्थी थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखें दोस्तों कर्मवीर समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र? कर्मवीर समाचार पत्र का जो प्रकाशन है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा 1920 में जबलपुर से तथा 1935 में खंडवा से किया गया। ठीक है, तो कर्मवीर समाचार पत्र जो है दोस्तों, इसका संपादन माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा 1920 में जबलपुर से किया गया तथा इसके पश्चात इसका संपादन 1935 में खंडवा से किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करें दैनिक लोकमत समाचार पत्र। दैनिक लोकमत समाचार पत्र का जो प्रकाशन है दोस्तों जबलपुर से द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया। तो दैनिक लोकमत समाचार पत्र का प्रकाशन या संपादन जबलपुर से द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया। यह उस समय का दोस्तों संपूर्ण समाचार पत्र माना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का पहला संपूर्ण समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक लोकमत, जिसका प्रकाशन या संपादन कहाँ से होता था? जबलपुर से। किसके द्वारा? द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ी सी और समाचार पत्र देखते हैं जबलपुर से संपादित होने वाले। तो दोस्तों हम बात करें जबलपुर समाचार पत्र। जबलपुर समाचार पत्र का संपादन जबलपुर से कृष्ण राव द्वारा किया गया। ठीक है, यह द्विभाषीय मासिक अखबार था। ठीक है, यह द्विभाषीय मासिक अखबार था जो हिंदी और अंग्रेजी में छपता था। ठीक है दोस्तों, जबलपुर समाचार पत्र का प्रकाशन जबलपुर से किसके द्वारा किया गया? कृष्णराव के द्वारा किया गया। यह कैसा समाचार पत्र था? द्विभाषीय मासिक अखबार था जो हिंदी और अंग्रेजी में छपता था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करें प्रहरी पत्रिका का संपादन भी जबलपुर से किया गया। और किसके द्वारा किया गया? पंडित रामेश्वर प्रसाद द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पंडित रामेश्वर प्रसाद द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों,
चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, वर्ष 1956 में वसुधा पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? हरिशंकर परसाई द्वारा किया गया। कहां से किया गया? जबलपुर से किया गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें वर्ष 1956 में वसुधा पत्रिका का संपादन जबलपुर से हरिशंकर परसाई द्वारा किया गया। लेकिन दोस्तों वर्ष 2005 में इस पत्रिका का नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसे प्रगतिशील वसुधा के नाम से भोपाल से संपादित किया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो वर्ष 1956 में वसुधा पत्रिका का संपादन जबलपुर से हरिशंकर परसाई द्वारा किया गया। वर्ष 2005 में इस पत्रिका का नाम परिवर्तित कर प्रगतिशील वसुधा कर दिया गया और इसे भोपाल से संपादित किया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि 1920 में शारदा और छात्र सहोदर समाचार पत्र तथा 1930 में प्रेमा समाचार पत्र का प्रकाशन भी कहां से हुआ? जबलपुर से हुआ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शारदा, छात्र सहोदर और प्रेमा नामक समाचार पत्र भी कहां से संपादित या प्रकाशित किए जाते थे? जबलपुर से। इसके बाद हम दोस्तों बात करें कि मध्य प्रदेश में पत्रकारिता भवन, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता भवन कहां पर स्थित है? एक तो जबलपुर में स्थित है और एक कहां पर है? भोपाल में स्थित है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में पत्रकारिता भवन कहां कहां पर है दोस्तों? एक जबलपुर में है, एक भोपाल में स्थित है। दोस्तों 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जबलपुर आकाशवाणी केंद्र, ठीक है, समाचार पत्र के बाद दोस्तों आ गए हम आकाशवाणी पर। ठीक, तो जबलपुर आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत कब की गई दोस्तों? 6 नवंबर 1974 को की गई। ठीक है दोस्तों, इसकी डेट याद रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रथम आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत कब की गई है और कहां से की गई है, इससे क्वेश्चन बार बार बनता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात करें कि मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत 22 मई 1955 में होता है। कि मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत कब हुई है? तो कब हुई है? 22 मई 1955 में। तो क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत कहां से की गई? तो कहां से की गई? इंदौर से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत 22 मई 1955 में इंदौर से की गई। बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, हम राष्ट्रीय राजमार्गों पर आ जाते हैं परिवहन में। तो दोस्तों हम बात करें, अभी क्वेश्चन भी आया था कि पीएससी में कि जबलपुर से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो उसमें क्वेश्चन में दोस्तों था आंसर था NH45। ठीक है, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि अभी वर्तमान में चाहे वो व्यापम हो या फिर MPPSC हो, व्यापम के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम MP फॉरेस्ट हो, जेल पैरी हो, कांस्टेबल हो या MPSI हो, इनमें क्वेश्चन सभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, खासकर MPPSC में लगातार 2 वर्ष से एक क्वेश्चन ये पूछा ही जा रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग किस जिले से नहीं गुजरता है या किस जिले से गुजरता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें NH12 जो है दोस्तों जबलपुर से जयपुर, ये भी कहां से गुजरता है? जबलपुर से गुजरता है। इसके बाद बात करें दोस्तों NH7 जो है हमारा वाराणसी से कन्याकुमारी तक है और ये मध्य में जबलपुर से भी गुजरता है। कहां से गुजरता है? जबलपुर से भी गुजरता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों NH45, यह मध्य प्रदेश के ओबेदुल्लागंज से छत्तीसगढ़ तक है और यह जबलपुर से भी गुजरता है। इसके बाद बात करें दोस्तों हम NH12, ये छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश तक है और ये 3 राज्यों में है, एक तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश तक है और बीच में इसमें क्या है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत हमारा MP भी है और MP के जबलपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरता है। ठीक है, तो दोस्तों जबलपुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हो गए? NH12, NH7, NH45 और NH12। ठीक है दोस्तों, ये हमने परिवहन के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग देख लिए। चलिए थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं हम दोस्तों। तो बस लास्ट है दोस्तों हमारा कि जबलपुर के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल। ठीक है, तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों तिलवारा घाट। तो तिलवारा घाट वही घाट है दोस्तों जहां पर महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। ठीक है, और इस कारण महात्मा गांधी जी की स्मृति में एक स्मारक भी बनाया गया है और तिलवारा घाट में ही दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने 1939 में एक जनसमूह को संबोधित किया था, तब से इसे तिलक भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही लिखा है कि नर्मदा नदी, तिलवारा घाट नर्मदा नदी के इस घाट पर महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। यहाँ पर गांधी जी की स्मृति में स्मारक बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें, इसी घाट पर 1939 में लोकमान्य तिलक ने एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया था, तब से इस भूमि को तिलक भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है। इसके बाद बात करें हम दोस्तों बरेला की, तो बरेला में दोस्तों
रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। क्वेश्चन भी बार बार आया है कि रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर, तो रानी दुर्गावती की समाधि दोस्तों कहाँ पर है, बरेला में। इसके बाद हम बात करें बरगी। बरगी जो स्थान है यहाँ पर दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी बरगी नदी, नर्मदा नदी की सहायक नदी बरगी नदी पर रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, तो रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है दोस्तों, जबलपुर के बरगी में स्थित है। किस नदी पर है दोस्तों, नर्मदा नदी की सहायक नदी बरगी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करें तिगवा। तिगवा गांव जो है दोस्तों यह गुप्तकालीन नगर माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है। ठीक है, तो गुप्तकालीन विष्णु मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, जबलपुर के तिगवा गांव में है। ठीक है, यह गांव जो है जबलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, पहले इस गांव को मंदिरों का गांव भी कहा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर ज्यादातर मंदिर नष्ट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुप्तकालीन विष्णु मंदिर हमारा तिगवा में है, जबलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गाँव को कभी मंदिरों का गाँव भी कहा जाता था, किंतु अब ज्यादातर मंदिर क्या हो गए हैं दोस्तों, नष्ट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों त्रिपुरी। त्रिपुरी जो है इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तेवर नाम से जाना जाता है। ठीक, तो त्रिपुरी जो है इसका प्राचीन नाम है और जो वर्तमान नाम है इसका तेवर है। इसको त्रिपुरी नाम से कब जानते थे, जब यहाँ पर हेई वंश का शासन था। ठीक, हेई या हेई वंश का जब यहाँ पर शासन था तो इसको त्रिपुरी नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम बात करें कि राजपूत काल में कलचुरी वंश की राजधानी के कौन रही है, त्रिपुरी। ठीक है, तो प्राचीन त्रिपुरी नाम से प्रसिद्ध गांव वर्तमान में तेवर कहा जाता है इसे। यह हेई वंश का शासन रहा तथा कलचुरी वंश की यह राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध रहा। यहाँ पर त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है, त्रिपुरी या वर्तमान तेवर में, जो कि जबलपुर के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों भेड़ाघाट। ठीक, तो भेड़ाघाट का नाम भेड़ाघाट कैसे पड़ा, तो माना जाता है दोस्तों कि यह स्थल भृगु मुनि की तप स्थली रहा, जिसके कारण इसका नाम भेड़ाघाट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो भृगु मुनि की तपस्थली या तपस्या स्थली के कारण इसका नाम क्या कर दिया, भेड़ाघाट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, भेड़ाघाट में ही भेड़ाघाट जलप्रपात स्थित है, जबलपुर में नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो जबलपुर के भेड़ाघाट में भेड़ाघाट जलप्रपात स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों इसकी विशेषता क्या है, यह संगमरमर की चट्टानों पर स्थित जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, संगमरमर की चट्टानों पर स्थित जलप्रपात है। यह भारत का एकमात्र ऐसा जलप्रपात है जो संगमरमर की चट्टानों पर स्थित है। ठीक है दोस्तों यदि आपको मेरे दिया गया नॉलेज और इस वीडियो के माध्यम से दिया गया नॉलेज अच्छा लगता है तो ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।